वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने व्यवहारवाद को पढ़ा था, उसको समझा था और उसी दिशा में जो एक अगला चरण है वो उत्तर व्यवहारवाद का कहलाता है। व्यवहारवाद की भांति उत्तर व्यवहारवाद के जो जन्मदाता हैं वो भी अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान डेविड ईस्टन ही हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, किस प्रकार से एक बौद्धिक क्रांति के रूप में इसका जन्म हुआ, क्या इसके प्रमुख कारण थे और किन-किन विशेषताओं के साथ उत्तर व्यवहारवाद ने जन्म लिया। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। राजनीति की आधुनिक धारणा, उत्तर व्यवहारवाद। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्यवहारवाद की भांति उत्तर व्यवहारवाद के जो जन्मदाता थे, वो भी अमेरिका के विद्वान डेविड ईस्टन ही हैं। जैसे ही 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई या हम कह सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य में 1945 के से लेकर 1960 के बीच में जब व्यवहारवाद ने जन्म लिया था, ठीक है? कि जो व्यवहारवाद ने 1945 से 1960 के बीच में जब जन्म लिया 20वीं शताब्दी में, तो उस समय जो व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या किया कि जो नेचुरल साइंसेज हैं यानी कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, उनकी तरह ही टेक्निक को अपनाकर साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं, उनको अपनाया और अपनाकर उसे एक नई विचारधारा का नाम दिया जिसे व्यवहारवाद के रूप में जाना गया। क्योंकि बच्चों हम व्यवहारवाद के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम व्यवहारवाद के बारे में नहीं समझेंगे, तो हम उत्तर व्यवहारवाद जो इसका एक अगला चरण है, यानी कि एक सुधारवादी क्रांति जिसे हम कहते हैं, उसको हम नहीं समझ पाएँगे। तो इसीलिए व्यवहारवाद को इन ब्रीफ समझना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि 20वीं शताब्दी में जो व्यवहारवाद आया यानी कि 1945 से 1960 के बीच में और किस चीज़ पर उन्होंने फ़ोकस किया व्यवहारवादियों ने कि जो प्राकृतिक विज्ञान है यानी कि जो नेचुरल साइंसेज़ हैं, उसमें हमें टेक्निक्स को उन्हीं टेक्निक्स को हमें अपनाना है और उन टेक्निक्स को अपनाकर क्या करना है, जो पॉलिटिकल साइंस है यानी कि जो राजनीति शास्त्र है, उसके क्षेत्र में शोध और अध्ययन का काम करना है, प्रयास करना है और राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक रूप देने की उन्होंने चेष्टा की यानी कि प्रयास भी किए गए व्यवहारवादियों के द्वारा, जिसके जो रचयिता थे या हम कहें जिसके जो जन्मदाता थे वो डेविड ईस्टन ही थे। लेकिन क्या हुआ कि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। सफलता क्यों नहीं मिली कि 1960 के पश्चात यह महसूस किया जाने लगा कि जो व्यवहारवादी विचारधारा है, वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कठोर सच्चाइयों से बहुत ज़्यादा दूर है। अर्थात जो हमारे राजनीतिक जीवन की जो समस्याएँ उस समय जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही थी, चाहे फिर वो परमाणु युद्ध की हो या फिर शीत युद्ध की हो या फिर वो जनसंख्या विस्फोट की थी या हम कहें गरीबी की थी या बहुत सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो जिन्हें हाल में ही स्वतंत्रता मिली थी, उनकी थी। यानी कि उन समस्याओं से जो व्यवहारवादी थे, वो उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए और किस चीज़ पे फ़ोकस करते रहे? वो व्यवहारवादी सिर्फ़ अवधारणा के प्रतिमान और जो सिद्धांत है, उसमें उलझ कर रह गए। यानी कि जो एक थ्योरीज़ हैं और जो मॉडल थे, सिर्फ़ उनके लिए जो फैक्ट जो थे, यानी कि जो डाटा कलेक्शन थी, उसके ऊपर ही वो का सारा काम करते रहे। जिस कारण से एक स्थिति कैसी बनी कि जो व्यवहारवाद को जिस उद्देश्य के साथ एक बढ़ते हुए चरण में हम देख रहे थे कि हमारी जो राजनीतिक समस्याओं का अंत होगा, राजनीतिक विकास के हम बारे में सोच रहे थे, उस तरह का कुछ एक जो रेडिकल चेंज होता है, एक जो परिवर्तन होता है, वो हमें देखने को नहीं मिला। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जो व्यवहारवाद है, उसके प्रति एक असंतोष बढ़ गया। जैसे जब व्यवहारवाद आया था, तो असंतोष किसके लिए बढ़ा था? ट्रेडिशनल मेथड्स के लिए बढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से जब व्यवहारवाद ने भी इन वर्तमान यानी कि उस समय की जो वर्तमान की जो समस्याएँ थी, उनके बारे में कुछ अच्छा रुझान नहीं दिया, उन समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो उसके एवरेज में क्या दिमाग में आया कि जो व्यवहारवाद है वो असफल रहा है। अर्थात वो समस्याएँ यथा की यथा बनी हुई हैं और एक जो डिससैटिस्फैक्शन था व्यवहारवाद के प्रति वो बढ़ता गया, उसमें एक उफान आता गया। और इसीलिए उस असंतोष के बढ़ने के कारण व्यवहारवाद में सुधार लाने के लिए जिस दृष्टिकोण का विकास 1960 के दशक के अंत में किया गया, उसी को उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। अर्थात डेविड ईस्टन के द्वारा ही व्यवहारवाद को लाया गया था 1945 से 1960 के बीच में।
लेकिन इस बीच में सिर्फ टेक्निक्स को फोकस करके, साइंटिफिक टूल्स को फोकस करके इसे जो राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक बनाने की दिशा में जो काम होता रहा, उससे सिर्फ क्या हुआ? उससे सिर्फ वो सिद्धांतों में और प्रतिमानों में उलझ कर रह गए, और जो राजनीतिक जीवन की जो गंभीर समस्याएँ थी, जिससे कि पूरा विश्व, अमेरिका के साथ पूरा विश्व जूझ रहा था, उनके बारे में कोई समाधान नहीं हो पाया। और इस कारण से जो एक डिससैटिस्फैक्शन वहाँ पर राइज़ हुआ, यानी कि एक उत्पन्न हुआ, उसकी दिशा में सुधार लाने के लिए ही जो एक नया दृष्टिकोण, यानी कि जो न्यू अप्रोच आई 1960 के दशक में, उसी को उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। 1969 में ईस्टर्न ने क्लियर किया इसको, एक सम्मेलन में उन्होंने अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा कि क्या हमारा कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम परिवर्तनशील परिस्थितियों पर ध्यान दें और अपनी पुरानी धारणाओं पर फिर से विचार करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करने के लिए भी तैयार हों, इच्छुक हों। यानी कि डेविड ईस्टर्न ने ये क्लियर कर दिया था कि यदि हमें लगता है, क्योंकि व्यवहारवाद किसने दिया? व्यवहारवाद की जो थ्योरी थी, जो अप्रोच थी, वो डेविड ईस्टर्न ने ही दी थी। तो उन्होंने कहा कि जो एट प्रेजेंट जो हमारी परिस्थितियां हैं, उसमें हमें चेंज लाना चाहिए, और जो हमारे ओल्ड कंसेप्ट है, यानी हमारे पुरानी धारणाएं हैं, फिर चाहे वो व्यवहारवाद ही क्यों ना हो, उसके ऊपर हमें फिर से काम करना चाहिए, उसमें संशोधन यानी कि चेंजेस करने चाहिए, अमेंडमेंट करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए और हमें इसकी इच्छा भी रखनी चाहिए। और इसी के कारण क्या हुआ कि जो उत्तर व्यवहारवाद है, उसका जन्म माना जाता है। यदि अब हम बात करें उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ की और इसकी व्याख्या की, तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद है, वो अमेरिका में व्यवहारवाद द्वारा किए जाने वाले अध्ययन और अध्यापन के प्रति एक गहरे असंतोष का परिणाम था। उत्तर व्यवहारवाद क्या था? एक वैचारिक व बौद्धिक क्रांति थी, यानी कि एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था, एक न्यू कंसेप्ट था, एक न्यू अप्रोच थी, और साथ ही साथ एक सुधारवादी आंदोलन भी था। अर्थात जो उत्तर व्यवहारवाद है, उसको एक वैचारिक क्रांति, एक नवीन पद्धति, एक नया दृष्टिकोण और साथ ही साथ एक सुधारवादी आंदोलन कहा गया। और ये इस तरह का एक नया दृष्टिकोण था, जिसने कि व्यवहारवाद की मौलिकता को नष्ट किए बिना, अर्थात जो एक ओरिजिनलिटी थी, यानी कि व्यवहारवाद की जो महत्वपूर्ण चीजें थी, उसको बिना खत्म किए राजनीतिक अध्ययन को अधिक न्यायसंगत बनाना चाहा, अधिक सार्थक बनाना चाहा, और जो राजनीतिक समस्याएं थी, उसके समाधान की बात कही। अर्थात हम कहेंगे जो उत्तर व्यवहारवाद है, वो एक प्रकार से जो व्यवहारवाद है, उसके प्रति एक असंतोष, एक क्रांति थी, लेकिन एक सकारात्मक क्रांति थी, एक सकारात्मक सुधारवादी आंदोलन था। और जो ये आंदोलन था, इसने व्यवहारवाद को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसमें क्या किया? उसमें संशोधन किए। उसमें जो परिवर्तन होने चाहिए थे, उन परिवर्तनों को स्वीकार किया, और उन परिवर्तनों को करके, उसकी मौलिकता को बनाए रखकर, उन परिवर्तनों को करके राजनीतिक जो हमारा विषय है, राजनीतिक शास्त्र है, उसके अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण और संगतपूर्ण बनाया, और साथ ही जो एट प्रेजेंट जो समस्याएं हमें नजर आ रही है, उन समस्याओं का सही समाधान करना ही उत्तर व्यवहारवाद कहलाया। यदि हम कारणों की बात करें कि क्या वो प्रमुख कारण थे जिसके कारण की उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई, व्यवहारवाद के असंतोष के कारण, तो हम कह सकते हैं सबसे यदि पहला कारण हम बताएं, राजनीतिक जीवन के कटु सत्य के प्रति विमुखता। यानी कि जैसे ही व्यवहारवादी क्रांति हुई, उसी समय विश्व अनेक समस्याओं से घिर गया, जैसे कि परमाणु युद्ध का भय, अमेरिका में असैनिक युद्ध की स्थिति, जो विकासशील देश थे उसमें सत्तावादी शासन की प्रवृत्तियों का उदय हो गया, साथ ही साथ जो वियतनाम के युद्ध का एक जो विकराल रूप देखने को मिला, इसके साथ ही जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हुई, प्रदूषण की समस्याएं बढ़ गई। और इन सब घटनाओं के बारे में जो व्यवहारवादी थे, वो क्या रहे? वो उदासीन रहे, यानी कि उन्होंने एक्टिवनेस नहीं दिखाई, उन्होंने सक्रियता नहीं दिखाई कि इतनी सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, और वो शांत स्वरूप बैठकर अपनी जो लैब्स हैं उसमें डाटा कलेक्शन करते रहे। जिसके कारण क्या हुआ कि जो विद्वान थे, उसमें धीरे धीरे जो व्यवहारवाद है, उसकी प्रति उसकी जो आस्था थी, वो क्या होने लगी? वो कम होने लगी। यदि हम दूसरे कारण की बात करें, तो हम कहेंगे अमेरिकन विश्वविद्यालयों में राजनीतिक शोध के प्रति असंतोष। जो अमेरिका के जो यूनिवर्सिटीज थी, यानी कि जो विश्वविद्यालय थे, उसमें जो राजनीतिक शोध कार्य बहुत ही छोटे लेवल पर, यानी कि जो माइक्रो लेवल है, उस पर हो रहे थे। और ऐसे शोध के आधार पर जो एक मानवीय समाज के लिए, ठीक है, जो सिद्धांत बन रहे थे, वो मानवीय समाज के लिए क्या माने जाने लगे? वो अनुपयुक्त माने जाने लगे, यानी कि उसके लिए यूजफुल नहीं थे।
कि इतना सारा पैसा लग रहा है, इतना सारा रिसर्च वर्क हो रहा है, लेकिन जो उसका फ़ायदा है, उस समाज को तो नहीं मिल रहा। क्योंकि कोई भी रिसर्च वर्क किया जाता है, तो उसका कहीं न कहीं उसका जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है कि जो मानव जाति है, जो मनुष्य है, जो समाज है, उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो फ़ायदा वहाँ पर देखने को नहीं मिला और जब वो फ़ायदा नहीं मिला, तो उससे क्या हुआ? उससे ये अनुमान लगाया गया जो व्यवहारवादी हैं, यानी कि जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं, वो अपनी प्रयोगशालाओं में, अपनी लैब्स में बैठे हैं और उन्होंने सिर्फ़ पॉलिटिकल जो डाटाज़ है, जिसे हम राजनीतिक आंकड़ा कहते हैं, उसके विश्लेषण में वो लगे रहते हैं और बाहरी जगत में, ठीक है? एट प्रेज़ेंट यानी कि उस समय जो बाहर के जगत में जो यथार्थ में जो घटनाएँ घट रही थी, उनसे वो अनभिज्ञ थे, यानी कि उनके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, एक डिससैटिस्फैक्शन वहाँ पे क्रिएट हो गया कि एक असंतोष की भावना वहाँ पर शुरू हो गई। यदि हम तीसरे कारण की बात करें कि उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का और क्या कारण हो सकता है, तो हम कहेंगे रेडिकल चेंजेस इन फॉरेन रिलेशंस, अर्थात विदेशी संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन। जैसे ही परमाणु शक्ति का विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ, 20वीं शताब्दी में इसमें क्या हुआ, इसमें विदेशी जो संबंध थे, विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध थे, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। अर्थात जैसे कि एक मनुष्य का जो विकास है, वो अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़ने के बिना नहीं हो सकता है, ठीक इसी प्रकार से जो देश हैं, वो एक-दूसरे पर क्या होते हैं, अंतर्निर्भर होते हैं। और इसी कारण से क्या हुआ कि जो विकसित और विकासशील देश थे, उनकी जो समस्याएँ थी, फिर चाहे वो धर्म की थी, वो जाति की थी, वो आर्थिक समस्याएँ थी, वो गरीबी की थी या वो रोज़गार की थी या जो वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम थे, जो हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, उसमें असंतुलन की समस्याएँ थी। उसको सुलझाने में जो व्यवहारवादी थे, वो पूर्णतः क्या रहे, वो पूर्णतः असफल माने जाने लगे। तो ये भी एक कारण था कि कुछ नया होना चाहिए। जब ये क्या है, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो विकसित देश हैं, जब उसकी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हैं, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल मेथड था, उसके ऊपर भी आरोप लगाया था कि वहाँ पे सिर्फ़ क्या था, वहाँ पे सिर्फ़ जो पश्चिमी अमीर विकसित देश थे, उसी का अध्ययन किया जाता था। और जो हमारा मॉडर्न अप्रोच आया, जिसकी एक सब ब्रांच बनी व्यवहारवाद, उसके द्वारा भी वो सॉल्यूशंस नहीं हमें देखने को मिले, तो न कहीं न कहीं क्या आना था, इसमें कुछ सुधार आना था और वो जो सुधार आया, वो किस रूप में आया? उत्तर व्यवहारवाद के रूप में ही हमें देखने को मिला। एक और हो सकता है इसका कारण कि नैतिक मूल्यों की अवहेलना, कि जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उसको ट्रेडिशनल मेथड्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, यानी कि उसको महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन व्यवहारवाद ने उनको बिल्कुल नकार दिया था, यानी कि जो वैल्यू फ्री इसको स्टडी बना दिया था कि जो फैक्ट्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं, वो बिल्कुल एक-दूसरे के क्या है, अपोज़िट हैं, यानी कि उन दोनों को हम एक साथ नहीं ला सकते हैं। यदि हमें राजनीति शास्त्र में क्या करना है, गहनता के साथ विश्लेषण करना है और सही आंकड़े यानी कि सही रिज़ल्ट्स हमें प्राप्त करने हैं। लेकिन ये क्या बना, ये एक उसका उसकी आलोचना की गई इस आधार पर कि जो मनुष्य हैं वो कोई रोबोट नहीं है, वो नेचुरल साइंसेज़ की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, मनुष्य की भावनाएँ भी हैं, उसके आदर्श भी हैं, उसके मूल्य भी हैं और जिनको आप 100% बाहर निकाल कर पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन असंभव है, नहीं कर सकते हो आप। तो इसीलिए जो नैतिक मूल्यों की जो अवहेलना की गई, इस चीज़ के कारण भी इसकी आलोचना हुई और एक नई चीज़ को हमने बनाना चाहा और वो किस रूप में आया, वो उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आया। साथ ही आ सकता है कि भविष्यवाणी करने में असमर्थ। देखिए, कोई भी जो रिसर्च होता है यानी कि कोई भी जो विद्वान होते हैं जब वो रियलिटी में यानी यथार्थ में जब वो डाटा कलेक्शन करते हैं, वो समस्याओं को समझते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं, तो कहीं न कहीं भविष्यवाणी भी करते हैं। अगर मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे आज के दिन हम क्या करते हैं कि जैसे वोटिंग होती है तो पहले ही जो वोटर्स हैं उनका एक सर्वे किया जाता है, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस में सर्वे किया जाता है और उनकी राय पूछी जाती है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है और कहीं न कहीं उनके पॉलिटिकल बिहेवियर के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि भी इस इलेक्शन के दौरान कौन-सी पार्टी जीतेगी। यानी कि जो रुझान आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की जो भविष्यवाणी थी, जो उस समय की समस्याएँ थी, चाहे वो शीत युद्ध की थी, चाहे वो परमाणु युद्ध की थी, चाहे वो जनसंख्या विस्फोट की थी या पर्यावरण को दूषित होने वाली बात थी, उस तरह की कोई भी भविष्यवाणी व्यवहारवादियों के द्वारा नहीं की गई और जिस कारण से उनको असमर्थ पाया गया और एक नई चीज़ की हमने चाहना कि भी कुछ नया होना चाहिए, कुछ नई पद्धति आनी चाहिए या एक बौद्धिक क्रांति होनी चाहिए, जो इस दिशा में भविष्यवाणी कर सके, राजनीतिक समस्याओं से निपटने की बात कर सके
या राजनीतिक समस्याओं के को जोड़ते हुए मतलब राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच में एक भविष्यवाणी कर सके। और इसीलिए जब व्यवहारवाद इसमें असफल रहा तो उत्तर व्यवहारवाद की इसमें उत्पत्ति हुई, या हम कह सकते हैं उसका उदय हुआ। एक और इसका कारण हो सकता है, वो हो सकता है अव्यवहारिक अध्ययन। देखिए व्यवहारिक क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकली किसी काम को करते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो थ्योरेटिकल तो करते रहे। व्यवहारवादियों ने जिस उद्देश्य के साथ जो इतना पैसा लगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ ये काम शुरू किया था कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उसकी कमियों को देखते हुए कि हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, यानी यथार्थ रूप में हम डाटा कलेक्शन करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, साइंटिफिक टूल्स को, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके, वैसा हमें देखने को नहीं मिला। यानी कि जो अध्ययन था वो क्या था? वो अव्यवहारिक अध्ययन था। अनुसंधान जो थे वो केवल किताबी ज्ञान बनकर रह गए, और सिर्फ अमेरिकी जो लाइब्रेरी थी या अमेरिकी जो पुस्तकालय थे उसकी शोभा बढ़ाने के अतिरिक्त उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ, यानी कि वो यूजफुल सिद्ध नहीं हुए। और इस तरह के जो व्यवहार को क्या कहा जाएगा? इस तरह के व्यवहार को अव्यवहारिक अध्ययन ही कहा जाएगा। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण कि एक असंतोष उत्पन्न हुआ और व्यवहारवाद के प्रति एक नई अप्रोच आई जिसे उत्तर व्यवहारवाद जाना जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं की। जैसा कि हमने अर्थ में समझ लिया है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो एक वैचारिक क्रांति है, एक नवीन पद्धति है, एक नया दृष्टिकोण है जो व्यवहारवाद की मौलिकता और वैज्ञानिकता को नष्ट किए बिना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को अधिक सार्थक बनाना चाहता है, संगत बनाना चाहता है। हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वो व्यवहारवाद में क्या है? वो व्यवहारवाद में एक सुधार है। यानी कि क्या है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो अतीत अभिमुखी ना होकर वो भविष्य मुखी है। यानी वो भविष्य के बारे में सोचता है, वो ये नहीं देखता कि क्या है, वो ये भी बात करता है कि क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ वो राजनीतिक शास्त्र के बारे में, चाहे उसके विकास की बात है, चाहे उसकी समस्याओं की बात है, वो प्रासंगिकता की बात करता है, रेलेवेंस जिसे हम कह सकते हैं, संगत की बात करता है, एक्शन यानी कि कार्यों के ऊपर फोकस करता है। तो इतना हमने जाना। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसकी क्या प्रमुख क्या प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं। तो यदि हम सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं तकनीक की अपेक्षा विषय वस्तु पर बल। व्यवहारवादी जो थे उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? उन्होंने टेक्निक्स के ऊपर फोकस किया। अर्थात उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स को इंपॉर्टेंट माना, ना कि सब्जेक्ट को। यानी कि जो स्थिति है, राजनीतिक जो अध्ययन है, उससे अधिक उन्होंने टेक्निक को महत्वपूर्ण माना। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने अपने विश्लेषण में अध्ययन विषय की बजाय तकनीक पर बल दिया। और इसके विपरीत जो उत्तर व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तकनीक की तुलना में, यानी कि जो टेक्नीक है उसकी बजाय जो विषय वस्तु है, जिसे हम सब्सटेंस कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसके अध्ययन को उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण माना, और यही इनकी क्या है? सबसे पहली विशेषता है। अर्थात व्यवहारवादियों की जगह उन्होंने तकनीक को महत्वपूर्ण नहीं माना बच्चों, उन्होंने जो विषय वस्तु है उसके ऊपर फोकस किया। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि जब तक कोई भी शोध है, यानी कि जिसे हम रिसर्च कहते हैं या हम कह सकते हैं अनुसंधान है, उसका जो संबंध है वो उस समय की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से नहीं होगा, तो उस शोध का, उस अनुसंधान का कोई भी फायदा या उसकी उपयोगिता नहीं है। और इसके लिए उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा एक वाक्य के रूप में कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। अर्थात सीधी-सी बात है, जो व्यवहारवादी आंदोलन था वो भटक गया था, और उसने सिर्फ जो आंकड़े हैं, यानी कि जिसको हम डाटा कहते हैं, आंकड़ों पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए जो टेक्निक्स है, तकनीक पर इतना अधिक बल दिया कि उसने स्वयं को भुला दिया कि ये जो डाटा इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि जो ये डाटा कलेक्शन की जा रही है, वो किसके लिए की जा रही है, ठीक है? वो किसके लिए है, वो अधिक इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और वो जो किसके लिए है, वो क्या है? वो विषय वस्तु है। तो सबसे पहली उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इन्होंने विषय वस्तु यानी कि समस्या को अधिक महत्वपूर्ण माना, विकास को अधिक महत्वपूर्ण माना, ना कि उसकी टेक्निक को। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया। जो राजनीति शास्त्र है उसको सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये एक नेचुरल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है
कि हमें अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपने में परिवर्तन करने चाहिए, अपने में बदलाव लाने चाहिए और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे और हम जो रिज़ल्ट्स हैं, वो हम बेटर नहीं दे पाएँगे। तो जो व्यवहारवादी हैं, उन्होंने सामाजिक अपरिवर्तनशीलता पर अधिक बल दिया। व्यवहारवादियों ने क्या किया कि अपने आप को पूर्णतः तथ्यों के वर्णन पर या विश्लेषण तक सीमित कर लिया और जो उन्होंने असामाजिक जो स्थितियां थी उसको यथास्थिति बनाए रखा यानी कि जो समाज में जैसी स्थितियां थी उस पर उन्होंने फिक्स हो गई कि हमें तो सिर्फ यही करना है यानी कि डाटा कलेक्शन, ठीक है, और साथ ही साथ विश्लेषण करना है और इस कारण से वो रूढ़िवादिता यानी रूढ़िवाद की विचारधारा बन गए। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद है उसकी विशेषता क्या है? उन्होंने जो सोशल चेंज है यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना और उन्होंने कहा कि यदि हमें आवश्यकताओं के अनुसार, इवन डेविड ईस्टन ने अपने भाषण में 1969 में कहा कि यदि हमें लगता है कि हमें चेंज करने चाहिए, हमारी जो पुरानी धारणाएं हैं उसमें संशोधन करना चाहिए, तो हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हमें उसमें कर देना चाहिए क्योंकि वो उस समय की मांग है। तो सोशल चेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उत्तर व्यवहारवादियों ने इसको महत्वपूर्ण माना। यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सभी तथ्यों और वास्तविकताओं के अध्ययन पर बल, अर्थात अभी जैसे मैंने कहा कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो क्या करता है, वो व्यवहारवाद की मौलिकता को खत्म नहीं करता, उसकी वैज्ञानिकता को नष्ट नहीं करता, ठीक है, वहां पर जो कमियां नजर आ रही हैं उसमें सिर्फ सुधार की बात करता है। तो तीसरी विशेषता वो बिल्कुल वही रखते हैं जैसे कि व्यवहारवाद ने रखी थी कि जो फैक्ट्स हैं और जो यथार्थ है यानी कि जो वास्तविक अध्ययन है उसको भी हमें अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अर्थात हमें सिर्फ कल्पना के आधार पर रिसर्च नहीं करनी चाहिए यानी कि कल्पना को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए बल्कि हमें फैक्ट्स को, जिसे हम तथ्य कहते हैं और वास्तविकता कहते हैं, उसके आधार पर ही हमें क्या करना चाहिए, अपना अनुसंधान कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि कोई भी अगर समाजशास्त्री है उसका ये दायित्व हो जाता है कि वो मनुष्य समाज की वास्तविक समस्याओं का विश्वसनीय हल निकाले, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम चौथी विशेषता की बात करते तो हम कह सकते हैं कि मूल्यों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना या मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जैसे कि व्यवहारवाद ने क्या कहा? व्यवहारवादियों ने कहा कि भी जो मूल्य हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो फैक्ट से बिल्कुल अलग हैं और आपको जो भी व्यक्ति उस रिसर्च को करता है या जिसके द्वारा वो करवाया जा रहा है, जिसको हम शामिल कर रहे हैं उस रिसर्च में, उन सबको एक वैल्यू फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए यानी कि हमें अपने मूल्यों को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारा राजनीति शास्त्र जो विषय है वो क्या है? वो सोशल साइंस है। यानी कि मनुष्यों के समाज से जुड़ा हुआ है और मनुष्य की कुछ भावनाएँ होती हैं, आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, जिन्हें वो 100% नेचुरल साइंसेज़ की तरह अलग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद ने, जो व्यवहारवाद की एक कमी रही थी कि उन्होंने मूल्यों की अवहेलना की थी, उन्होंने इस कमी को पूरा करते हुए इसमें एक सुधार किया। वो सुधार क्या था? अगली विशेषता के रूप में कि मूल्यों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, कि ये बहुत ही एक चिंतनीय स्थिति थी कि व्यवहारवादियों ने क्या किया, मूल्य निरपेक्षता यानी कि मतलब मूल्यों को बिल्कुल खत्म कर दिया और इस चीज के कारण क्या हुआ, जो हमारा ज्ञान था वो निर्जीव बन गया और निरुद्देश्य बन गया। तो इस आधार पर उसकी आलोचना भी होने लगी। तो इसलिए जो हम उत्तर व्यवहारवादियों की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, जो एथिकल वैल्यूज हैं यानी कि जो हमारे आदर्श हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनके ऊपर फोकस किया कि उनको बिल्कुल दूर रखकर आप कोई भी स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों के प्रति उनके जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, वो हमेशा बना रहेगा। यदि हम अगली विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं मानव मूल्यों की सुरक्षा बुद्धिजीवियों का मुख्य कार्य है। देखिए, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज होती हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं, उसमें इन्होंने क्या बनाई, उसमें उन्होंने कोरिलेशन कर दिया एक विशेषता के रूप में। कैसे कोरिलेशन किया कि भई जैसे मनुष्य के मूल्य हैं, जिसे हम ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं, चाहे उसमें आप दया है, धर्म है या आप कहते हो एक-दूसरे का सम्मान करना या फिर एक-दूसरे की सहायता करना, ये सारे क्या है? ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। यानी कि जो मानव मूल्य हैं, वो एक देश दूसरे देश के साथ भी यदि निभाता है, तो हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। और इस दिशा में उन्होंने बुद्धिजीवी का यानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बताया कि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों और चिंतन के महत्व को स्वीकार किया गया, जिससे कि समाज में बुद्धिजीवियों की एक निश्चित और महत्वपूर्ण भूमिका को फिक्स कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया कि जो मानव मूल्य हैं, उनकी सुरक्षा करने का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंटेलेक्चुअल्स की है, फिलोसोफर्स की है
और ये उनका मुख्य दायित्व होना ही चाहिए। यदि हम एक और विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं कर्मनिष्ठ विज्ञान, एक्शन साइंस। उत्तर व्यवहारवाद में क्या हुआ कि जो कर्मनिष्ठता थी या क्रियाशीलता थी, यानी कि जो एक्शन है, उस पर बहुत अधिक बल दिया गया है और कहा गया है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में या समाज के पुनर्निर्माण के काम में लगे रहना चाहिए। अर्थात जो भी रिसर्च कर रहा है उसे फोकस करना चाहिए समाज के पुनर्निर्माण में। यदि मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट अगर आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे अभी 2020 में जब हम कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं, उसके से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज वर्तमान में हमारी सरकार ने एक मूल मंत्र दिया है, ठीक है? वो मूल मंत्र क्या है कि भारत को फिर से एक नवनिर्माण करना है, भारतीय समाज का फिर से नवनिर्माण करना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अर्थात जो आत्मनिर्भर है, वो क्या है? वो एक हमारा एक ऐसा काम है जिससे कि भारत के समाज का पुनर्निर्माण हो जाएगा। तो इसी तरह की बात उत्तर व्यवहारवाद में कही गई कि जो अध्ययन करता है, जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो अपने काम को ऐसे करे यानी कि अपने काम पर इतना फ़ोकस करे, उसे बिल्कुल बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी के साथ करे कि हाँ, वो समाज के पुनर्निर्माण में अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को लगा सके और हर प्रकार की समस्या का समाधान हो सके और एक नए निर्माण का यानी कि एक समाज के नए निर्माण का काम बन सके। तो इस प्रकार से ईस्टर ने कहा कि जानने का अर्थ है क्रियाशीलता की जिम्मेदारी को उठाना और कार्य का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में व्यस्त रहना। अर्थात आपको एक्टिव रहना है और एक्टिवनेस कहाँ दिखानी है? समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को बिजी रखना है, अपने पोटेंशियल को वहां पे आपको यूज करना है। वहां जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आपको समाधान भी करना है। अगर हम एक और सातवीं विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे व्यवसाय राजनीति। अर्थात राजनीतिक व्यवसायीकरण की बात भी इन्होंने कही उत्तर व्यवहारवादियों ने और ये भी इनकी एक प्रमुख विशेषता रही। अब यदि हम आलोचना की बात करते तो हम कहेंगे कि जो आलोचना है वो बहुत ही कम की गई है उत्तर व्यवहारवाद की। जो जिस पक्ष पर इसकी आलोचना की गई है वो क्या है? सबसे पहली यदि मैं बात करती हूँ तो विस्तृत समर्थन का अभाव, लैक ऑफ वाइड स्प्रेड अप्रूवल। अर्थात जो डेविड ईस्टन है वही क्या है? उत्तर व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं और उन्होंने ही व्यवहारवाद की थ्योरी को दिया है। जिस कारण से क्या है कि उस समय के जो समकालीन जो व्यवहारवादी थे उन्होंने आलोचना की और उन्हें बहुत ज्यादा समर्थन इस चीज का नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो ये इसकी एक आलोचना मानी गई। दूसरी आलोचना क्या हुई कि ये जो है एक स्वतंत्र उपागम नहीं है, यानी कि इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट अप्रोच। स्वतंत्र उपागम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही अप्रोच किसने दी है? डेविड ईस्टन ने दी है, कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। जो व्यवहारवाद की कमियाँ थी, उसको उन्होंने चेंज करके यानी कि उनको दूर करके संशोधन कर दिया और एक न्यू अप्रोच आ गई जिसे उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जाना जाता है। यदि हम तीसरी बात करें तो जो आलोचना की जाती है कि जो बुद्धिजीवी हैं यानी कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिसे हम फिलोसोफर कहते हैं, यानी कि जो समाज का या किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो देश के निर्माण में बहुत कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और बहुत कुछ विकास के पथ पर लेके जाता है, समस्याओं का समाधान करता है। तो जो ये बुद्धिजीवी हैं इनको समुदायों के, ठीक है? इनको इनके जो समुदायों का जो राजनीतिकरण किया है, उसको ये गलत मानते हैं। अर्थात बुद्धिजीवियों का क्या काम है? उन्हें जो हमारे जो समाज है उसमें जो बच्चे हैं, उनका निर्माण करना है, उनके पोटेंशियल को बाहर लेके आना है, उनकी एबिलिटीज़ को बाहर निकालना है और कहीं न कहीं उन्हें एबल बनाना है कि वो समस्याओं का समाधान कर सकें। उन्हें राजनीति में नहीं उलझना है क्योंकि राजनीति बुद्धिजीवियों का काम नहीं है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि जो ये दृष्टिकोण है, ये व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए करना है और मूल्यों को भी साथ में लेके चलता है और तथ्यों को भी साथ में लेके चलता है। अर्थात तथ्यों और मूल्यों में सह अस्तित्व की स्थापना करना चाहते हैं ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके और प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं, कर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, राजनीति शास्त्र को ये न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं, संगतपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जो कमियां व्यवहारवाद में हमें देखने को मिली, उन सभी कमियों को दूर करते हुए यानी व्यवहारवाद की मौलिकता को बिना नष्ट किए हुए, उसकी वैज्ञानिकता को बिना खत्म किए हुए एक बौद्धिक क्रांति थी और बौद्धिक क्रांति के साथ ही एक नया दृष्टिकोण, एक नया उपागम आया और इस नए उपागम ने सभी व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास किया और जब ये प्रयास किया तो ये बहुत ही
अच्छे रूप से आया और इसने राजनीति शास्त्र के विकास में, समस्याओं के विकास में, मूल्यों और तथ्यों में एक बैलेंस बनाकर साइंटिफिक टूल्स को अपनाकर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो ये डेविड ईस्टन की द्वारा जो एक थ्योरी दी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, डेविड ईस्टन के द्वारा इसको दिया गया है और किस प्रकार से इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं और जो इसका विकास था वो किन-किन चरणों से होकर गुजरा है। तो आज की क्लास में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। थैंक यू।